नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थारू समाज द्वारा आयोजित होली महोत्सव में शामिल हुए। नेपाल, उत्तर प्रदेश और स्थानीय कलाकारों के साथ थारू जनजाति की लोक गायिका रिंकू राणा के गानों में सीएम थिरकते हुए नजर आए। आपको बता दें कि खटीमा में आयोजित होली मिलन समारोह में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट भी शामिल हुए। साथ ही थारू राणा परिषद में बनी महाराणा प्रताप की मूर्ति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अजय भट्ट ने माल्यार्पण भी किया। होली महोत्सव का, होली मिलन का आप सबको मैं बधाई देता हूं। ये होली हमारे लिए विशेष होली है और इस होली में हमने संकल्प लेना है, विकसित भारत का संकल्प। हमारे लिए जनजाति समाज हमेशा हमारी प्राथमिकता में रहेगा। मैं संकल्पित होकर आज इस होली के अवसर पर आप सबको कहना चाहता हूं, हम लोग मिलकर ये सारी चीजों को, ये दल, राजनीति, इन सब से ऊपर उठकर ये समाज हमारा आगे बढ़े। हमारा भी ये संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें हमारे जनजाति समाज की महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। वो भी हमारा संकल्प है कि जनजाति समाज भी इस विकास की जो यात्रा है, विकास की जो यात्रा है, उस यात्रा में सहभागी बने। चंपावत से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के दौरे पर रहेंगे। चंपावत के गोलरचोड़ मैदान में होली खेलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक दिन का ये सीएम धामी का चंपावत दौरा रहने वाला है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी चंपावत में होली मिलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, वहां लोगों के साथ होली खेलेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। साथ ही एक दिन का ये सीएम धामी का चंपावत दौरा रहने वाला है। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर रहेंगे, वहां लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे। साथ ही लोगों के साथ गोलरचौड़ मैदान में होली भी खेलेंगे, यानी होली मिलन में भी शामिल होंगे, क्योंकि होली अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। इसको देखते हुए जगह जगह सीएम धामी लोगों से मिलकर उनके साथ होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, उसको देखते हुए जगह जगह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे भी कर रहे हैं उस क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवारों के साथ। इस दौरान सीएम धामी का ये 1 दिवसीय चंपावत दौरा होने वाला है। बीते दिन सीएम धामी खटीमा में थे और आज चंपावत का उनका ये अहम दौरा। हरीश मेहरा हमारे साथ संवाददाता चंपावत से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। हरीश, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर आ रहे हैं, कितने बजे से उनके कार्यक्रम शुरू है? साथ ही उनके साथ और कौन कौन दिग्गज दिख सकते हैं? जी रिया, देखिए आज चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनकी चंपावत जो उनकी अपनी विधानसभा है, विधानसभा में यहाँ खटीमा से 1 बजे चलकर गोरलचोड़ मैदान मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। वहां उन्होंने जो है लोकसभा सीट, जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट है, वहां के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद भी करना है। उसके बाद गोरलचोड़ मंदिर में आयोजित जो होली महोत्सव है उसमें प्रतिभाग करेंगे, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में जो खड़ी होली है इसका एक अपना अलग महत्व है और दुआघाट और चंपावत के लोगों में यह खासी जो है इसका एक वो मनाया जाता है। इसके में जो है उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे। जी साथ ही हरीश, जिस तरह से चंपावत का आज दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या उनके साथ अजय टम्टा भी मौजूद रह सकते हैं? साथ ही क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो क्या कोई जनसंपर्क का भी कार्यक्रम है? जी देखिए, लोकसभा जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट है जिसमें 4 जनपद हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, आपका बागेश्वर और जो है चंपावत। तो ये 4 जनपदों की जो सीट है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ लोकसभा, जिसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो अजय टम्टा हैं। और तो अजय टम्टा इसमें साथ में कार्यक्रम में साथ में मौजूद रहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ये चुनावी दौरा भी देखा जा रहा है, चुनावी दौरे के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि 19 अप्रैल को जो पहला
प्रथम चरण है, प्रथम चरण में ही उत्तराखंड में मतदान होने, तो जिसको लेकर यह मुख्यमंत्री का दौरा, ये चुनावी दौरा भी माना जा रहा है। जी हरीश, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा 19 अप्रैल को जो है पहले फेज के चुनाव में उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा सीट है, 5 में मतदान होना है। ऐसे में अगर अल्मोड़ा की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी अजय टम्टा को बनाया है, जो अभी मौजूदा सांसद भी हैं। ऐसे में अजय टम्टा के सामने जो प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारा है वो प्रदीप टम्टा है। कैसा मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है? और तैयारियों की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? जी देखिए रिया, अगर बात चुनावी तैयारी की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक प्रथम चरण का जो अपना चुनावी दौरा तैयारियां पूरी कर चुकी है, जिसमें कि कांग्रेस काफी अभी पिछड़े भी दिखती है। वहीं जहां अजय टम्टा के पास अभी हैट्रिक करने का भी जो है एक मौका है, हैट्रिक का एक चांस है कि लगातार तीसरी जीत अजय टम्टा को अगर मिलती है तो तीसरी जीत उनको मिलेगी। और वहीं प्रदीप टम्टा जो है राज्यसभा से सीट का उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद पुनः वो लोकसभा के प्रत्याशी बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बीजेपी चुनावी समर पर जो है आगे दिखती है। हरीश, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा बीजेपी काफी तेज दिख रही है चुनाव प्रचार प्रसार की बातों, साथ ही कुछ दिग्गजों का भी नाम शामिल आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है वो डिमांड कर रहे हैं कि स्टार प्रचारक जो है उनके क्षेत्र में आए। ऐसे में क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? जी देखिए, अभी क्योंकि चुनावी अभी नामांकन का दौर ही स्टार्ट होना है 27 तारीख से, तो उसको देखते हुए अभी जो है प्रदेश भाजपा की ओर से जो स्टार प्रचारकों की डिमांड की गई है। अभी तक उनके ऐसी कोई फाइनल लिस्ट प्रदेश कार्यालय पर आई नहीं है, तो कहीं ना कहीं जैसे चुनाव प्रचार जो है अपने गति पकड़ेगा तो स्टार प्रचारक भी यहाँ कहीं ना कहीं जरूर आएंगे। बिल्कुल हरीश, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है चुनाव की तैयारियों में दिख रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के दौरे पर हैं, वहां प्रचार प्रसार भी करेंगे, होली मिलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए हाईकमान से 16 स्टार प्रचारक मांगे हैं। प्रदेश नेतृत्व की ओर से केंद्र को 16 स्टार प्रचारकों की सूची भेजी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम शामिल है। स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम के आधार पर रैली और रोड शोज के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार प्रसार को और मजबूती देना चाहती है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस का प्रत्याशियों पर मंथन लगातार जारी है। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर मंथन चल रहा है। 72 घंटे मंथन के बाद भी अभी तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। 2 दिन से लगातार बैठकों का दौर जारी है। हरीश रावत अपने बेटे को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत को मैदान में उतारना चाहती है। तो कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। 72 घंटे मंथन के बाद भी अभी तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, जिनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर चुकी है, लेकिन 2 सीट अभी भी ऐसी हैं जिसमें हरिद्वार सीट और नैनीताल लोकसभा सीट शामिल है, जिसमें कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आ रही है। अभी तक कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। 72 घंटे की लगातार बैठकों और मंथन के बाद भी कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों का नाम इन दोनों ही सीटों पर फाइनल नहीं कर पाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरीश रावत अपने बेटे को हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव में उतारने के लिए पैरवी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हरीश रावत को मैदान में उतारना चाहती है। तो 72 घंटे के मंथन के बाद भी अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति कांग्रेस में बरकरार है। हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस अभी तक दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। 72 घंटे के मंथन और बैठकों के बाद भी अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पाया है। बीते दिन दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान और सीईसी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी शामिल हुए, लेकिन अभी तक हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं कर पाई है। कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है।
ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी पांचों की पांचों लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर चुकी है। प्रचार प्रसार भी जोर शोर से चल रहा है। वहीं कांग्रेस थोड़ा सुस्त नजर आ रही है। सिर्फ 3 सीटों पर अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें पौड़ी से गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टमटा और टिहरी गढ़वाल सीट से जोत सिंह गुनसोला शामिल हैं। हालांकि जो बाकी अन्य 2 सीट बच जाती हैं उत्तराखंड में, जिसमें हरिद्वार और नैनीताल सीट शामिल है, उन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस अभी कंफ्यूज नजर आ रही है। हालांकि खबर यह है कि पूर्व सीएम हरीश रावत अपने बेटे को टिकट दिलाने में जुटे हुए हैं, अपने बेटे को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे हैं कांग्रेस से। लेकिन हालांकि हाईकमान जो है, कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत को टिकट देना चाहती है, हरीश रावत को मैदान में उतारना चाहती है। तो 2 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां बीते 20 मार्च को नामांकन की प्रक्रिया भी उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले ही फेज में, जो कि 19 अप्रैल को है, पहले ही फेज की वोटिंग में उत्तराखंड का नाम शामिल है। उत्तराखंड की पांचों के पांचों लोकसभा सीट में 19 अप्रैल को मतदान होना है, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस जो देरी कर रही है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे जाकर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काफी जोर शोर से तेज गति के साथ अपने प्रचार प्रसार में जुट गई है। पांचों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो गया है। चुनाव की तैयारियां भी एक तरह से अंतिम रूप उन्हें दिया जा रहा है। अब बस इंतजार है तो दिग्गज जो चेहरे हैं, जो दिग्गज नेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, उनके आने का। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, जिस तरह से अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। 72 घंटे के मंथन के बाद भी, बैठकों के दौर के बाद भी अभी तक 2 सीटें हरिद्वार और नैनीताल पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है। इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल रिया, आपने सही कहा कि अभी तक भी दोनों ही सीटों पर कांग्रेस किसको टिकट देगी ये अभी तय नहीं हो पाया। लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में भी जारी रहा, लेकिन संभावना इस बात को लेकर है कि आज शाम तक दोनों ही सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट घोषित कर देगी। और जो फेसबुक है हरीश रावत की, उन्होंने उस पर लिखा भी है कि आज शाम तक क्वार्टर कर जाएगा। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं, हरिद्वार सीट पर हरीश रावत लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनके जो बेटे हैं वीरेंद्र रावत, उनको टिकट दिया जाए। इसकी पैरवी उन्होंने बड़े जोर शोर के साथ दिल्ली में की। लेकिन जो पार्टी के बड़े नेता है, उनका कहना ये है कि हरीश रावत ही चुनाव में उतरे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो हरिद्वार को समझते हैं, वहाँ की जो परिस्थितियां उससे वाकिफ है और इससे पहले भी वो वहाँ के सांसद रह चुके हैं। तो पार्टी हाईकमान हरीश रावत को चुनाव लड़ाना चाह रहा है और यही कारण है कि थोड़ी देरी हो रही है। हरीश रावत ने फेसबुक पर आज जिक्र किया है कि आज शाम तक टिकट एक तरह से डिक्लेयर हो जाएंगे। दूसरा, अगर हम नैनीताल सीट की बात करें तो वहां से भी पूर्व सांसद महेंद्र पाल दावेदार है और उन्हीं की दावेदारी शुरू से बनती हुई दिखाई दे भी रही है। लेकिन वहां पर रंजीत रावत का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन संभावना इस बात को लेकर है कि वहां पर महेंद्र पाल फाइनल हो सकते हैं। तो आज शाम तक उम्मीद है। नहीं, इतना जरूर है कि जिस तरह बीजेपी ने जोर शोर के साथ अपना प्रचार शुरू कर दिया है, डोर टू डोर उसका संपर्क हो रहा है, जनसभाएं हो रही है और उसके जो कैंडिडेट हैं वो घर घर जाकर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बनस्पत कांग्रेस बहुत ज्यादा पिछड़ी है। उसका ना तो प्रचार अभी कहीं दिखाई दे रहा है और ना ही उसके दोनों सीटों पर कैंडिडेट घोषित हो पाए हैं। जी अवनीश जी, जिस तरह से लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, काफी तेजी से और काफी जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, वो खुद जगह जगह दौरे कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के साथ रोड शोज कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की बात की जाए, अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति में है, अभी तक नाम ही घोषित नहीं हो पाए हैं 2 सीटों पर। ऐसे में जिस तरह से 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, पहले फेज में उत्तराखंड में वोटिंग होनी है, काफी जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस काफी ज्यादा सुस्त नजर आ रही है। इसका क्या खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बहुत ज्यादा है, अलग अलग खेमे हैं और अलग अलग खेमे अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम टिहरी सीट की बात करें तो वहां पर भी जो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है प्रीतम सिंह, उनको चुनाव लड़ाने की बात थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। करण महारा पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही, एक तरह से वो भी चुनाव मैदान में नहीं उतरे। तो कांग्रेस के कई बड़े नाम थे, कई बड़े ऐसे चेहरे थे जो खुद चुनाव में पीछे हटे, जबकि पार्टी हाईकमान चाहता था कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन वो सामने नहीं आए।
तो कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को होगा। और देखने वाली बात हो गई, जिस तरह 2 सीटें अभी तक पेंडिंग है, उसमें अगर आज शाम तक नामों का खुलासा हो गया, नामों का ऐलान हो गया, तो निश्चित तौर पर कल से पार्टी लगेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी जिस तरह प्रचार प्रसार में बहुत आगे है, अब उनके स्टार प्रचारक मैदान में उतरेंगे, जनसभाएं कब कहाँ होंगे, ये सारे प्रोग्राम तय होने, बूथ स्तर तक उनकी तैयारी है। उसके बना पर कांग्रेस बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है उत्तराखंड के अंदर। जी अवनीश जी, बिल्कुल, जहां एक तरफ हम यही देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो भी दिग्गज नेता हैं, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो करण मेहरा हो, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, या फिर हम बाहर की अगर बात करें, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं परहेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए भारतीय जनता पार्टी में हर कोई बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आईएसआईएस के इंडिया चीफ का उत्तराखंड कनेक्शन निकलकर सामने आया है। आतंकी हारिस फारूकी को असम से गिरफ्तार किया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईएसआईएस के इंडिया चीफ का उत्तराखंड कनेक्शन निकला है। आतंकी हारिस फारूकी को असम से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने हारिस और उसके साथी अनुराग को गिरफ्तार किया है। दून के हकीम का बेटा बताया जा रहा है आतंकी हारिस फारूकी। हारिस के पिता भी कई दिनों से गायब बताए जा रहे हैं। वहीं एसटीएफ और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा देहरादून से आ रही है, आईएसआईएस इंडिया चीफ का उत्तराखंड कनेक्शन निकला है। जो आईएसआईएस इंडिया चीफ है हारिस फारूकी, उसका उत्तराखंड से कनेक्शन निकला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तुषार गुप्ता देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। तुषार, जिस तरह से खबर है कि जो आईएसआईएस पकड़ा गया है, आईएसआईएस चीफ पकड़ा गया है, उसका उत्तराखंड से कनेक्शन सामने आया कि पिता जो है देहरादून में हकीम है। ऐसे में इसको लेकर क्या जानकारी, एसटीएफ कितने आगे तक पूछताछ कर चुकी है और क्या कुछ पूछताछ में बाहर निकलकर सामने आया है? तुषार, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी बताइए। जी तुषार, जो आईएसआईएस के इंडिया चीफ है आतंकी हारिस फारूकी, उनका उत्तराखंड के साथ कनेक्शन निकला है। अभी हाल ही में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या कुछ बड़े खुलासे हो पाए हैं? देखिए, जो हारिस फारूकी था उनका सीधा कनेक्शन देहरादून से है। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि जहां उनके पिता जो कार्य करते थे, करीब बताया जा रहा है 2013 से यहां पर उनकी दुकानें हैं और शाफी दवाखाना यहां पर चलाते हैं। नगर निगम खाने के अंतर्गत आती है, शॉप नंबर की दुकान है। और इसमें आप ये देखेंगे शाफी दवाखाने में ये लिखा है रमज़ान के वक्त जो समय रहेगा वो 4 बजे से लेकर जो 6 बजे तक का जो दवाखाने का समय रहेगा। ऐसे में ये पोस्टर जो हैं अभी लगाए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये कहा गया है कि उनके पिता लंबे समय से गायब है। वहीं अगर मैं फारूकी की बात करूं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा हुआ है और वहाँ से, माफ़ कीजिएगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी है और उसके बाद से ही वो लंबे समय से गायब है। ये दुकानें उनकी बताई जा रही है। और इसके जो विपरीत दुकान है, ठीक इसके पीछे एक और दुकान है, वो भी उनके चाचा की बताई जा रही है। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो कनेक्शन है वो देहरादून से बताया जा रहा है। जो परिवार है डालनवाला में रहता है देहरादून के लंबे समय से, जो आसपास के दुकान वालों का कहना है कि चाचा और साथ साथ जो उनका बेटा है वो यहाँ पर संचालित करता है और कल भी वहाँ पर पहुँचे हैं। आसपास की दुकानों वालों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हम आपको ले जाते हैं। लेकिन यही वो मार्केट है जहाँ पर उनका परिवार रहता है, जहाँ पर जो फारूकी है उसका जन्म हुआ था या बचपन में वो यहाँ पर आता था। लेकिन 8-10 सालों से फिलहाल जो फारूकी है वो गायब बताया जा रहा है। वो घर पे उसका पूरा संपर्क नहीं रहा। असम में ज़रूर उसकी गिरफ्तारी हुई है, एक और व्यक्ति की उसके साथ गिरफ्तारी है जिसमें अनुराग नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसके ये बताया जा रहा है उसका कुछ ही दिनों पहले धर्म परिवर्तन करवाया गया था। वहीं बड़ा मकसद इसका बताया जा रहा था कि आने वाले समय में कोई बड़ा मकसद करने वाले थे। तो ऐसे में बड़ी कहा जा सकता है कार्रवाई जो केंद्रीय एजेंसी है उनके द्वारा की गई। और जहाँ पर ये लोग हैं वो मैं दिखाना चाहूँगा, जो आसपास के जो लोग हैं वो भी बातचीत करने जाने की कोशिश। भाई साहब ये दुकान है, किसकी दुकान थी? भाई जी बोलेंगे। भाई फिलहाल भाई साहब एक थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन सी दुकान थी, किसकी दुकान थी? हमें नहीं पता भाई साहब, वो है जिनकी दुकान है, सबको पता है। फारूकी जी है, काम करते हैं बस, वो हमें तो ये दिख रहा है। तो रोज दुकान खुलती है? हाँ, दुकान रोज खुलती है।
देखिए जरूर जिस तरह से कहना है कि रोज़ यहाँ पर दुकान खुलती है, फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि जो पिता है काफ़ी लंबे समय से गायब है, लेकिन जो चाचा है और साथ साथ जो उनका बेटा है वो यहाँ पर संचालित कराता है। लेकिन पुलिस का ये कहना है, जो एसएसपी का कहना है कि इनसे भी पूछताछ की जा सकती है। जो कनेक्शन है फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय की एजेंसीज़ हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं, इनके परिवार से भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन फारूकी का 10 साल से परिवार से कोई संपर्क नहीं रहा, ये जी। साफ तौर पर उनके परिवार का कहना है। जी ठीक है तुषार, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए, ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना, चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं, 99% वोट एक ही आदमी ले रहा है। ऐसा आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। देश की जनता, एक आम नागरिक एक देख सकता है कि बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए हैं, वहीं कांग्रेस को 11% ही मिले हैं। और ये वो पैसे जो बॉन्ड से बीजेपी ने लिए हैं, इसके अलावा जो कैश में इनके पास आता होगा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। आप इनके खर्चे देखिए, हर तरफ इनका एडवर्टाइजमेंट लगा है और एडवर्टाइजमेंट में भी मोनोपोली बना ली है। प्रिंट मीडिया हो, टीवी हो और सोशल मीडिया हो, इनका बहुत डोमिनेशन है। लेकिन इतने पैसे एक पार्टी जमा कर सकती है, हिंदुस्तान के 70 साल के डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसा कोई नहीं किया। ये पहली बार ये सरकार अनेक ढंग से पैसे आज उठा रही है और इनके 5 स्टार ऑफिसेस से बड़े बड़े हर जगह आप देखिए, और 4-4, 5-5 फ्लाइट एक मीटिंग को जाते हैं और उनके पीछे और 2-4 जाते हैं। एक मीटिंग का इतना खर्च होता है तो शायद ही कोई पार्टी, अपोजिशन पार्टी उसका 10% भी नहीं कर सकती मुकाबला। मैं कहना नहीं चाहता कि बीजेपी ने किस तरीके से कंपनियों से पैसे लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि सच्चाई बहुत जल्द हम सब के सामने आएगी। और अंत में मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री
एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, सच है ना? सेटल हो जाए। राजनीतिक दल नहीं आते, बीजेपी ने कभी नहीं दिया अकाउंट। इसके बाद भी अगर हमसे ये मांगा जा रहा है तो हम न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम न्यायालय तो इस बात को देखे। तो आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।